हेलो एवरीवन, माय नेम इज राखी एंड स्वागत है आप सभी का गाइडली पर। और मैं आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके। कुछ समय पहले मैंने एक सेशन आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम एसबीआई एग्जामिनेशन में अपने बेहतरीन स्कोर की गारंटी कैसे लें, कैसे हम अपने स्कोर को बढ़िया रखेंगे। और उसी के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट, मतलब इंग्लिश के मॉक की प्रैक्टिस को। बहुत ही प्यारा सा डे है और इस प्यारे से डे पे क्यों ना आपके लिए कुछ प्यारा सा काम किया जाए। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं जो इस बार अपने आप को एक ऐसा ट्राई दे रहे हैं, अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है और इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, उन लोगों के लिए ये सेशन है। तो वो लोग ज़रूर इसको लास्ट तक देखें, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो। जो भी आपको नई चीज़ें दिखें, जो भी आपको अच्छे सवाल दिखें, जो आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है या गलत हो रहे हैं, उनको ज़रूर आप यहाँ से तैयार करेंगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू कर रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर आज हमारा 1 है और हम टारगेट करेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 आए और एग्ज़ाम तक पहुँचने तक इंग्लिश की पूरी जो प्रिपरेशन है, वो इन सेशंस के थ्रू हो जाएगी। ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है क्योंकि ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जो भी लोग सेशन देख रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे, कमेंट सेक्शन में एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्लास के बाद में कि आप लोगों ने ये स्कोर कितना किया है, ठीक है? आपका स्कोर क्या रहा है और हर दिन हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके ना हमारा टारगेट यही है कि हमें 30 आउट ऑफ 30 करना है। तो ये प्रोग्रेस हम लोगों को डेली अपनी चेक करनी है। चलो, पहले सवाल से शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जिसे आप लोग बिल्कुल अपनी गांठ बांध लीजिए इस बात की कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। जो सफलता होती है ना, वो कहाँ से मिलती है? वो किसी को पेड़ पे टंगी हुई मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, बट ऐसे होता नहीं है। ना के बराबर लोगों के साथ ऐसा होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है? वो बहुत मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत होती है वो इसलिए बाकियों से अलग होती है क्योंकि बाकी लोग जहाँ पे गिव अप कर चुके होते हैं ना, वहां से तो वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और आपको भी यही करना है, कुछ नहीं करना, बस डेली थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट्स करते रहना है। और ये जो आपका मिला हुआ एफर्ट होगा, यही कल आपको आपकी हैप्पीनेस के क्या देगा? रिजल्ट्स देगा, है ना? चलो, पहला सवाल स्क्रीन पर है। बड़ा सा एक पैरा जंबल है। बड़ा सा है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, है ना? तो देखो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, 6 सेंटेंसेस हैं। आप लोग ईमानदारी से 30 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए और फटाफट से आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। मतलब पैराजंबल को बना लो कि ए बी सी डी ई एफ, ये जो हमारे 6 सेंटेंस है, इनका जो राइट सीक्वेंस है वो क्या बनना चाहिए। फिर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। हाइड कर लिया है, अच्छे से विजिबल हो जाएगा, फटाफट से कर लो। हम्म, तो हमारे 30 सेकेंड्स हुए पूरे और अगर अभी तक आप कर पाए तो बहुत बढ़िया है और अगर नहीं कर पाए तो अब मेरे साथ में कर लो, ठीक है? देखो, पैराजुम्बल का जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, पहली बात तो एलिमिनेट करो, ठीक है? एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम उन सेंटेंसेस को अभी फिलहाल एलिमिनेट करेंगे जिनमें वो कीवर्ड्स आते हैं जो डिपेंडेंसी दर्शाएं। पैराजुम्बल का भाई सिंपल सा रूल है, पहला सेंटेंस चाहिए और पहला सेंटेंस वो होगा जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, जो किसी के ऊपर निर्भर ना करता हो, है ना? अगर आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है कि पहला कौन-सा आना चाहिए, तो पहले तो इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन वो होगा जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। ऐसे ही होता है, किसी भी एसे को अगर लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? उसकी परिभाषा लिखते हो और परिभाषा लिखते समय आप अपने एसे को ऐसे लिख रहे होते हो जैसे आपने उसे अभी शुरू किया है, और ऐसा ही हम यहाँ करते हैं। तो हाउएवर वाला सेंटेंस कभी भी पहले पे नहीं आ सकता। एट द सेम टाइम भी पहले पे नहीं आ सकता, बिकॉज़ आप किसकी बात कर रहे हो? उसी टाइम पे और क्या हुआ? और देखो ये जो लिखा है ना दीज़, तो दिस, दैट, दीज़, दोज़ भी कभी भी पहले पे नहीं आते हैं। अब आपके पास में 2 सेंटेंसेस 3 बचे हैं। द इकोनॉमिक चैलेंजेस पोज्ड बाय इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टूल्स
और सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड आर टास्क। अब जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में से ना आपको सब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये कह रहा है इन्फ्लेशन रिक्वायर गवर्नमेंट्स वगैरह वगैरह। बी में भी ना इंटरेस्ट रेट और रेगुलेटेड रेगुलेटेड मनी की बात हो रही है। बट अगर आप थर्ड को ध्यान से देखो तो थर्ड में ना यू कैन फाइंड अ सब्जेक्ट। सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, और शायद ये जो दीज है, ये सब जो दे लिखा है, ये सब मे बी इसी के लिए हो। तो जो सबसे बेहतर सेंटेंस अभी मुझे दिख रहा है वो मुझे डी वाला दिख रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड आर टास्क, उनको टास्क दिया गया विद द डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट ऑफ कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक विदाउट स्टिफलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उनका टास्क ये है कि उनको क्या करना है, उनको डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट को रखना है किसमें, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में, और चेक करना है बिना इकोनॉमिक स्टफलिंग एक्टिविटीज के साथ में। ठीक है, मैं श्योर हूं यही मेरा पहला सेंटेंस बनेगा, बिकॉज यहां से जो ऊपर बात की गई थी इन्फ्लेशन की वो भी यहाँ पे आ गया, और बी में जो मोस्ट क्रिटिकल टूल्स हैं तो ये इस टास्क के ही कुछ ना कुछ टूल्स में भी बन सकते हैं। तो पहला मेरा बनेगा नंबर डी वाला, है ना। अब डी के बाद देखो चेक करते हैं। अगर आप पहले पे आओ जहां पे लिखा है इकोनॉमिक challenges posed by inflation require this that balance price stability with economic growth, ये बिल्कुल सेकंड पे जा सकता है, क्योंकि इस टास्क में जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो जो चीजें वो इससे रिलेट हो सकती हैं। अगर आप सेकंड की बात करोगे तो सबसे जो क्रिटिकल टूल्स हैं उनमें से एक ये है, ये अभी मुझे उतना कन्विंसिंग इसके बाद में नहीं लग रहा है। अगर हम आते हैं किस पे, ई पे, एट द सेम टाइम फिस्कल पॉलिसीज, ये तो तब आएगा जब इसके साथ में कुछ ऐसा जुड़ा हुआ हो जो इसी चीज को आगे इंक्रीज मतलब बढ़ाने का काम करे, तो ये भी अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एंड द सक्सेस ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, अब ये तो सबसे क्लियर है कि जब भी स्ट्रैटेजीज की सफलता की बात की जाती है वो तो हमेशा एंड में की जाती है, तो इसको लेके तो मैं बहुत श्योर हूं कि ये बाद वालों में होना चाहिए। तो हमें दो बातें पता चली, फर्स्ट ऐसा होना चाहिए, लास्ट या लास्ट से पहले वाला ये हो सकता है, ठीक है। चलो, इसका मतलब है ए जो हमने सबसे पहले सोचा था वही यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा कि इकोनॉमिक क्या होता है, वो चैलेंज करती है पोज्ड बाय इन्फ्लेशन रिक्वायर गवर्नमेंट टू अडॉप्ट मेजर, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कुछ करे जिससे क्या हो जाए, बैलेंस प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, ये दो चीजें हो जाए, परफेक्ट जाता है। अगला पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें जितना अभी तक हमने देखा है, इसमें एट द सेम टाइम भी कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ई वाले को भी अभी स्किप कर दीजिए, एक ये स्किप हो गया हमारा, सक्सेस वाला हट गया हमारा, बी हट गया, और हमारा यहाँ से कौन हट गया, ए हट गया। क्या क्या बचा आपके पास, सी बचा और डी बचा। अब हाउ एवर ओवरली अग्रेसिव अप्रोच टू कर्बिंग इन्फ्लेशन, क्या ये यहाँ पे सही सेंस बना रहे हैं, या फिर सॉरी बी नहीं हटा था, गलती से लगा दिया मैंने, ये बी नहीं हटा था अभी हमारा, है ना। हाँ, अब एक बार देखो जरा इसको ध्यान से कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही सेंस बनाएगा। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टूल्स एट देयर डिस्पोजल इज मॉनेटरी पॉलिसी, ये किसकी बात कर रहा है, ये जो है ना उनका जो डिस्पोजल है ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात हो सकती है, यहाँ पे बात हो सकती है, ठीक है। अगर सी वाले को देखें हाउ एवर एन ओवरली अग्रेशन अप्रोच हट हमारा जांचो, क्योंकि ये तो अभी हमारे यहाँ से मैच नहीं कर रहा, और एट द सेम टाइम भी अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टर्म हमारे डी और ए से रिलेट नहीं करती, तो इसका मतलब क्लियर है। अब सेंटेंस आगे बढ़ेगा नंबर बी के साथ में। अब कितने सेंटेंसेस बच गए हैं, सी हमारे पास रह गया है, ई रह गया है, और एफ भी एक बार को हमें चेक करना है, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। बी में हमने ये बोला कि इन जो क्रिटिकल टूल्स है इनमें से एक ये है कि उनके डिस्पोजल पे हमें क्या चेक करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है, सबसे बड़ी बात है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड या इन्वॉल्व होते हैं इंटरेस्ट रेट्स को क्या करना, एडजस्ट करते रहना, और जो मनी सप्लाई है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर कंट्रोल होगा उसको देखना, ठीक है, उसको भी हमें रेगुलेट करना है। तो ये किसके क्रिटिकल टूल्स हैं हमारे, ऑप्शन नंबर वन, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं उसके हैं। यहां तक की स्टोरी बन गई है फ्लो में, अब हमें इसके बाद का पार्ट चाहिए। अब आ जाइए नंबर सी वाले सेंटेंस पे, क्यों, बिकॉज जो ई है एट द सेम टाइम, इसका मतलब हमें किसी और चीज की अभी जरूरत है। तो हाउ एवर, जबकि एक ओवरली अग्रेसिव अप्रोच जो है इन्फ्लेशन को संभालने की, जैसे कि स्टीप इंटरेस्ट रेट हाइक एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कैन डैम्पन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली लीडिंग टू अ रिसेशन। आपने क्या दिया यहाँ पे, एक ऐसा वर्ड दिया जो आपके पैराग्राफ को एकदम से ट्रांजिशन मूव कर देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और रिसेशन वाली टर्म भी लास्ट में आ गई।
तो परफेक्टली ये हमारा बी के बाद ही जाना चाहिए। अब आइए एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जो फिस्कल पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग टारगेटेड सब्सिडीज एंड टैक्स रिफॉर्म्स कैन कॉम्प्लीमेंट मॉनेटरी मेजर्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू अफेक्टेड सेक्टर्स एंड हाउसहोल्ड। अब बचा हमारा लास्ट वाला नंबर एफ, जो कि डेफिनेटली यहीं पे आएगा। इन सारी स्ट्रेटजीज को देखने के बाद में, करने के बाद में, इनकी जो सक्सेस है वो किस बात में निर्भर करती है कि एक तो एक्यूरेट इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, टाइमली इंटरवेंशंस हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ताकि एक पब्लिक कॉन्फिडेंस और मार्केट स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो DABCEF बनेगा हमारा परफेक्ट सीक्वेंस, एकदम लॉजिकल फ्लो में जाएगा। अब आंसर्स को लगा लेते हैं। तो थर्ड सेंटेंस हमारा कौन सा था? DABCEF है ना? तो बता दो कौन सा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा थर्ड सेंटेंस नंबर बी वाला, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। ठीक है, चलो अब सारे के सारे हो जाएंगे हमारा। फिफ्थ वाला कौन सा बन जाएगा? आपने सीक्वेंस बना लिया है, आंसर्स भी हमारे लग जाएंगे। फिफ्थ पे था हमारा DABE वाला, है ना? तो ई मतलब ऑप्शन नंबर ई वाला आ जाएगा। अच्छा, लास्ट सेंटेंस था हमारा एफ वाला, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हमारा मेडन सेंटेंस कौन सा बनेगा? मेडन शुड बी आर, ये हमारा बनेगा सबसे पहला वाला इज नंबर डी, है ना? डी बन जाएगा ये अपना। उसके बाद हमसे पूछता है हमारा सेकंड कौन सा बनेगा? ए बनेगा सेकंड पे, और खत्म। ठीक है, चलो एकदम लॉजिकली परफेक्ट फ्लो में हमारा पैराजंबल हो गया, और पैराजंबल हो जाना सबसे बड़ी बात होगी। चलिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? वी हैव सेंटेंसेस, जो हमारे पास में बोल्ड में वर्ड्स हैं, हमें इनके पेयर्स को अरेंज करना है और देखना है कि कैसे सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल बनता है। Efforts to combat misinformation are intensifying as social media platform implement stricter regulations। अब दिक्कत की बात यहाँ पे क्या है? Efforts to combat, ठीक है, तो जो हम efforts लगा रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को क्या करने का, लाइक हैंडल करने का, तो क्या मतलब यहाँ पे हम लोगों का एक सेंस बन सकता है? अपना आंसर गेस करो क्विकली। आंसर गेस किया, चलो अब मैच करते हैं। ठीक है, पहला अगर बात बात करेंगे तो एफर्ट्स टू कॉम्बैट इज, यहां तक तो बिल्कुल सही है ना? ठीक है, अब ये कुछ ऐसा हमारा बनना चाहिए था। ए बिल्कुल सही जाएगा, है ना? बी भी सही जाएगा हमारा। आर इंटेंसिफाइंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करता है स्ट्रिक्टर रेगुलेशन को, तो यही हमारा करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए, है ना? द राइट सेंटेंस शुड बी कि एफर्ट्स टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन आर इंटेंसिफाइंग, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, तो ये शुड बी ऑप्शन नंबर ई, ए बी सी। परफेक्ट है सेंटेंस। टू के बाद V1 आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर के बाद ING है, बिल्कुल है। और कैसी चीजें लाइक इम्प्लीमेंट होती हैं जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो परफेक्ट है, ABC शुड बी द राइट आंसर। अनदर वन, अगला देखो एक बार। हम्म The non-profit organization aimed a global initiative launched at eradicating hunger in undeserved communities. पहली बात, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम करते हैं। जब भी हम लोग एम लगाते हैं ना, तो हमें पता है ना क्या लगाते हैं हम लोग? प्रेपोजिशन एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन एट लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी? प्रेपोजिशन एट आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लॉन्च लिखा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लॉन्च किया होगा, है ना? कुछ ना कुछ लॉन्च किया होगा, तो लॉन्च क्या होगा? ये इनिशिएटिव है, तो लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव, यहाँ से एम्ड हटाएंगे और यहाँ पे हमारा लॉन्च आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपस में क्या हो गए? चेंज हो गए। इसके बाद इरेडिकेट क्या करना है? हंगरी करना है, तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा है। तो आंसर मतलब बी को ए से रिप्लेस किया, ए को बी से, एंड सी इज एब्सोल्युटली फाइन। तो द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव, और क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमें सेंटेंस का सेंस मिलना चाहिए था, इरेडिकेटिंग हंगर इन अनडिजर्व्ड कम्युनिटी। परफेक्ट है बिल्कुल। चलो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सब लोग? आ जाओ, देखो एक बार।
डन, चलो। Financial institutions are adopting transparency technology to enhance transaction, blockchain and security. वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? और वो क्या अडॉप्ट करेंगे? यहाँ लिखा है टेक्नोलॉजी। इनमें से टेक्नोलॉजी कौन सा? क्या ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी होता है? बिल्कुल भी नहीं। एनहांस टेक्नोलॉजी ना। ब्लॉकचेन, यस, ये तो टर्म ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है ना। तो इसका मतलब है जो ट्रांसपेरेंसी है इसकी जगह पे जाना चाहिए था ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी होती है। आपने सुना हो अगर, अगर नहीं सुना है तो ध्यान रखना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। तो इसका मतलब सी हमारा सबसे पहले आना चाहिए, है ना? किस लिए? क्योंकि वो एनहांस करना चाहते हैं ना, एनहांस करना चाहते हैं। और इसके बाद में बनेगा लास्ट में हमारा सिक्योरिटी के साथ-साथ क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर सी, बी, ए। पहले आएगा हमारा क्या? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की जगह पे ब्लॉकचेन आएगा, बी एनहांस में कुछ नहीं करना है और ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी सबसे बाद में आ जाएगा। तो सी, बी, ए मतलब ऑप्शन नंबर ई। यही लगाया था ना आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलो, हमारे पास में एक पैराग्राफ है और एक बहुत बड़ा-सा पैसेज है और इसके बाद में हमें करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। पहले एक बार से क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं और बाद में हम इसे पढ़ेंगे। सॉरी, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला पैराग्राफ है ये। एक बार क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? Or which title would be the least appropriate of this passage? Which of the following is not mentioned as a concern in the passage? In the context of the passage, which of the following is the antonym of word crucial? ठीक है, चलो एक बड़ा सा पैसेज बाद में करेंगे। चारों क्वेश्चंस को आपने देख लिया है, अब एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं। क्या लिखा है? In an age where technology dominates nearly every aspect of life, the debate over its role in education continues to evolve. उस एज की अगर बात करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है हर एक तरीके की लाइफ के एस्पेक्ट को, चाहे भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। अब डिबेट इस बात के ऊपर है कि एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व होगी। एडवोकेट्स आर्ग्यू, एडवोकेट मतलब जो सपोर्टर्स हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट इंटीग्रेटिंग डिजिटल टूल्स इन क्लासरूम फॉस्टर क्रिएटिविटी, enhances learning experience and prepares students for a tech driven future. ऐसा करने से क्या होता है? क्लास में एक्टिव क्रिएटिविटी बढ़ती है, याद करने का चीजों का एक्सपीरियंस बढ़ता है और बच्चों को टेक ड्रिवन भी बनाया जा सकता है फ्यूचर के लिए। अब जो ओपोनेंट्स है, जो इस चीज को नेगेटिव मानते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिस्ट्रैक्शन। भाई लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है, ओवर रिलायंस, जरूरत से ज्यादा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड, और इतना ज्यादा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजें अवेलेबल हैं, ये भी क्या करता है? कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम देता है। नाउ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड इज क्रूशियल। पहले के जमाने की जो चीजें थी, जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ाने का, अभी भी चलता है, और जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके बीच का जो बैलेंस है उसको संभालना बहुत क्रूशियल है, ताकि इंश्योर हो कि एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव रहे, मतलब बढ़िया रहे, शानदार रहे। एज स्कूल्स इंक्रीजिंगली अडॉप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्कूल्स भाई बहुत ज्यादा अभी तक, अभी आप देख लो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। दे नीड फॉर द नीड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विटेबल एक्सेस एंड थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ट्रेनिंग की भी जरूरत है, इक्विटेबल एक्सेस भी होना चाहिए और एक ढंग से सोचा गया इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ये सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। चलो, तो अगर हम इसका सूटेबल टाइटल देखें तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? आपका पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा था? हमारा पैराग्राफ बात कर रहा था टेक ड्रिवन जो लाइक क्लासेस हैं उसके बारे में। बट हमारे पैराग्राफ में बात कुछ ऐसी थी कि वो ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है, ये नहीं कह रहा बहुत बुरा है। वो बस ये कह रहा है कि जो भी है ना, इसके बीच का बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस करती है मॉडर्न एजुकेशन में, ये मोस्ट सुटेबल तो नहीं हो सकता। मोस्ट सुटेबल इज जो सबसे बढ़िया हो। नेविगेट करता है डिजिटल डिवाइड एजुकेशन में? नहीं। बैलेंसिंग इनोवेशन विद ट्रेडिशन इन क्लासरूम, ये बन सकता है। इनोवेशन भी हो और ट्रेडिशन भी हो और उसके बीच का बैलेंस भी हो, ठीक है। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ टेक ड्रिवन फ्यूचर, बट बात की जो लाइंस थी ना, कि बैलेंस फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पर मिसिंग है और ई इज रॉन्ग। सो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर कौन सा रहेगा? चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये तो होना चाहिए, है ना?
प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड के लिए क्या हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े लेवल पे बात की जा रही है। द रोल ऑफ इक्विटी इन मॉडर्न एजुकेशन, इसके बारे इक्विटेबल के बारे में भी बात की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम उन्हें मेनली डिजिटल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उनकी जो ट्रेडिशनल स्टडी है वो बनी रहनी चाहिए और इसके बीच का बैलेंस भी बना रहना चाहिए। Which of the following is not mentioned as a concern in the passage? So passage की concern में इनमें से कौन सा नहीं जाता है? ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी बिल्कुल कंसर्न है, गिवन है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन टीचिंग मेथड्स, लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन टीचिंग मेथड तो अभी तक तो नहीं होना चाहिए। वाइडनिंग द डिजिटल डिवाइस, ये बिल्कुल लाइक कंसर्न है। पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन इन क्लासरूम इज एब्सोल्युटली अ कंसर्न। तो राइट आंसर होना चाहिए लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन टीचिंग मेथड की बात नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बोल रहा है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, बट फिलहाल बहुत सारी क्रिएटिव चीजें अवेलेबल, बी शुड बी द राइट आंसर। क्रूशल का ऑपोजिट क्या आएगा? अब क्रूशल आपको लाइन गिवन थी जहां पे आपसे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को जानें। अब जो चीजें बहुत जरूरी हैं उनके ऑपोजिट में क्या जाएगा? क्रूशल के ऑपोजिट में जाएगा वो जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब देख लो इन ऑप्शंस में से क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास में पहले लिखा है मेजर। अब मेजर और क्रूशल तो एक ही बात होता है, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। अगर टर्मोइल की बात करेंगे तो टर्मोइल का मतलब होता है बहुत नॉइस, कंफ्यूजन, जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये भी नहीं जा सकता है ना। रिकॉइल का मतलब होता है किसी भी चीज से डर के पीछे हट जाना, है ना। काइंड ऑफ स्टेप बैक या मूव बैक बिकॉज आप उस चीज से डरे या घबराए हुए हो। क्रक्स क्या होता है? क्रक्स कौन सॉल्व करेगा? हु विल सॉल्व द क्रक्स? क्रक्स इज किसी भी प्रॉब्लम का जो सबसे मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रक्स, एंड ट्रिवियल इज जस्ट तुच्छ, छोटा सा, एकदम निन्नक सा, है ना। तो क्रूशियल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिवियल इज जस्ट इग्नोरेबल थिंग। तो इट शुड राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें सेंटेंसेस को देखना है और क्या करना है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको बताना है कि कहाँ पर आपको इनको प्रॉपर्ली अरेंज करना है। अगर आपको लग रहा है प्रॉपर्ली अरेंज है तो आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड को आंसर बना सकते हैं। तो प्लीज पहले आप देखिए 10 से 15 सेकंड के लिए। Equity among students, implementing inclusive policies to promote diversity and educational institutions are। पहली बात तो ये है कि इक्विटी अमंग स्टूडेंट्स इज नहीं जाता। हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये पहला तो नहीं बन सकता, सेकंड भी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपके पास में यहाँ लिखी है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर से शुरू होना चाहिए। आर के बाद में आपको चाहिए था वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके पास में आईएनजी फॉर्म अवेलेबल है इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव से। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव, क्या इंक्लूसिव एक एडजेक्टिव है जिसके बाद में एक नाउन आना चाहिए। तो इसके बाद में नाउन में आपके पास में लिखा है पॉलिसीज टू प्रमोट, तो बिल्कुल सही है। अब उन्हें क्या क्या प्रमोट करना चाहिए? उन्हें डाइवर्सिटी प्रमोट करनी चाहिए एंड इक्विटी अमंग स्टूडेंट्स करनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से सेंटेंस को सुनेगा, क्या बनना चाहिए? सेंटेंस बनना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इक्विटी अमंग स्टूडेंट्स। इट शुड बी, सबसे पहले आएगा हमारे पास में ई, और ई के साथ आंसर मिल गया एलिमिनेट करके बी वाला, ये बनेगा हमारा राइट आंसर। समझ में आ गया है सब लोगों को लॉजिक क्या होना चाहिए था, है ना। पहले ई, ई के बाद में आएगा बी क्योंकि आपको आर के बाद चाहिए था इम्प्लीमेंटिंग, इंक्लूसिव के बाद चाहिए था पॉलिसीज, और डाइवर्सिटी एंड के बाद चाहिए था इक्विटी स्टूडेंट। टर्न।
सबसे पहले द गवर्नमेंट अनाउंस्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया होगा? एक कोई भी चीज अनाउंस कर दी होगी, कंसर्न अनाउंस किए, एड्रेस द एस्केलेटिंग अनाउंस किया, हाउसिंग शॉर्टेज या न्यू पॉलिसीज, एब्सोल्युटली न्यू पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने अनाउंस की न्यू पॉलिसीज टू। अब आपको पता है टू के बाद हमेशा होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना? तो टू कंसर्न नॉट पॉसिबल, टू एड्रेस यस पॉसिबल। द गवर्नमेंट अनाउंस हाउसिंग सॉरी न्यू पॉलिसीज टू एड्रेस द एस्केलेटिंग। इसका मतलब है पहले आया, सबसे पहले आया हमारा ए, बिल्कुल सही था। ए के बाद हमने लगाया नंबर डी, और ए के बाद डी आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में एलिमिनेशन के साथ में। ये रहा आपका राइट आंसर, और सेंटेंस कुछ ऐसा बनना चाहिए था, द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू पॉलिसीज टू एड्रेस द एस्केलेटिंग कॉर्नर्स सॉरी एस्केलेटिंग कंसर्न्स ओवर अर्बन, और सबसे लास्ट में जाएगा हाउसिंग शॉर्टेजेस। तो ये हो जाएगा ए डी सी बी ई, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट वन। आप देखो पहले। हम्म सबसे पहली बात, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वर्ब के साथ में, वो है देखो यहाँ पे रीसेंट सर्वेज रिवील करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पहले पे नहीं आ सकता, तो सबसे पहले रीसेंट सर्वेज जो हैं वो क्या रिवील करते हैं? वो रिवील करेंगे किसी न किसी आगे आने वाली इनमें से पॉइंट को, तो ये आ जाएगा अ शार्प वाला। एक शार्प इंक्रीज है किस चीज में? इन कंज्यूमर डिमांड, कुछ नहीं कर सकते, यही का यही रहेगा। किस चीज के लिए डिमांड, किस चीज के लिए? फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो क्या बनेगा सबसे पहले? रीसेंट सर्वेज रिवील, इसका मतलब है सबसे पहले बना आपका नंबर डी वाला, है ना? डी के बाद आया नंबर बी वाला, और राइट आंसर आपका ये आ गया, डी बी सी ए एफ। रीसेंट सर्वे रिवील करते हैं कि एक शार्प इंक्रीज आया है कंज्यूमर की डिमांड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ठीक है, चलो अनदर वन। चलो डन, पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। कंपनी का इनिशिएटिव बिल्कुल कंपनी का इनोवेटिव बिल्कुल सही लिखा। इनोवेटिव क्या हो सकती है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। सिग्निफिकेंटली क्या किया होगा? बूस्ट किया होगा अपनी ऑनलाइन किस किस चीजों को, ठीक है। अम तो कंपनी की जो इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसने सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को, और साथ में उसकी कस्टमर एंगेजमेंट को भी। ये तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड जाना चाहिए था, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनोवेटिव के बाद में आपको चाहिए था क्या इनोवेटिव हो सकता है? तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, ऑनलाइन के बाद में प्रेजेंस है, एब्सोल्युटली। स्कोर बूस्टर की बात करते हैं और आते हैं अपने बड़े से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, है ना? चलो सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाई माइट प्राइवेट कंजम्पशन इन इंडिया रिमेन स्लगिश? पहला सवाल है। एक बार कीवर्ड्स को नोट कर लेना, ताकि पैसेज जब पढ़ेंगे तो उसमें से हमें मिल जाए। डन, आगे आओ। Why has the RBI decided to leave the repo rate unchanged at 6%? क्यों unchanged छोड़ा repo rate? What could be a possible reason for the RBI cutting the CRR by 50 basis points? What is the relationship between the 4% inflation projection for June 2025 and the possibility of a repo rate cut in February? What might explain the RBI's concern about the rupee weakening further? How does the RBI's forex intervention contribute to liquidity pressures? Why might borrowers not see immediate relief in lending rates despite the CRR cut? चलो सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं,
अब बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। पैसेज बहुत ही अच्छा है, जब भी बड़ा सा पैसेज दिखे ना, कभी परेशान मत होना, ये बहुत ईज़ी होता है। चलो मेरे साथ-साथ करते हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडियाज़ commitment to taming inflation and lowering it closer to the 4% mark is creditable, but its optimism on growth is befuddling. अब देखो क्या मतलब है? कह रहे हैं कि भाई आरबीआई ने जो कमिटमेंट किया है ना कि हम क्या कर देंगे, टेमिंग का मतलब क्या होता है? टेमिंग का मतलब तो किसी भी चीज़ को काबू में कर लेना, कि हम ये जो इतना बढ़ता हुआ जो महँगाई है, ये सब है, हम इसे क्या कर लेंगे? हम इसे अपने काबू में कर लेंगे, है ना? कि हम सँभाल लेंगे इसको और जो रेट्स उसे हम कम कर देंगे। तो 4% मार्क होने वाला तो ये क्रेडिटेबल है। ये हमारा क्या है क्रेडिटेबल, उनको इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन इनकी जो इतना पॉजिटिव नेचर है ना, कि जो ग्रोथ है, किस बात की कि जो ग्रोथ है वो काइंड ऑफ हो जाएगी, बढ़िया रहेगी, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। बेफर्टलिंग क्या होता है? ये होता है परप्लेक्स्ड। क्या होता है? परप्लेक्स्ड। बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा ये लगता है क्योंकि मतलब कन्विंसिंग नहीं है इसका मतलब, है ना? RBI has had to pare its gross domestic product GDP growth forecast for for year 25 by a good 60 basis points to 6.6% after the underwhelming 5.4% year on year YOY बोलते हैं growth in quarter 2. ठीक है? The expected 7% rebound in the second half could be missed given that credit flows to the economy, special consumer loans have slowed sharply. Consumption by middle income household in urban India remains weak and delayed rabi sowing could hurt the rural रिकवरी। देखो आपको ना यहाँ पे कुछ रीजंस दे दिए हैं। जैसे देखो रूरल खेती बाड़ी के लिए बताया कि भाई डिले हो गया है क्या रबी के बीज का बोना। इसके अलावा शहरों का रीजन क्या दिया कि जो इनकम है ना वो अभी भी क्या है, वो या तो वीक है या फिर वो बहुत मतलब वो इतनी स्टेबल या फिर वो सही नहीं है। तो ये तो कंजम्पशन तो यही है ना? तो इन चीजों के बारे में हमें बता दिया है। क्वार्टर टू का हमें एक डेटा दे दिया, एक्सपेक्टेड 7% रिबाउंड बोला है सेकंड हाफ में, और बोल रहा है कि वो क्या हो सकता है, वो मिस भी हो सकता है क्योंकि उसके रीजंस आपको आगे दे दिए हैं। ठीक, कंज्यूमर लोन्स क्या हुए हैं, बहुत ही स्लोली शार्पली वो यूज हुए हैं। ठीक है, चलो आगे आओ। ऑल्सो इसके साथ साथ टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल पिक अप इज नॉट क्लियर एज टैक्स कलेक्टर्स आर स्लोइंग इवन अदरवाइज। The fiscal impulse in the FY25 for year 25 budget was not very strong to begin with. The fact is that private consumption, which is 56% of GDP, continues to be sluggish, having risen by 6% year of year in the second quarter on an anemic base of 2.6%. अब अगर देखो यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बता दिया, फिर आपको इसी के साथ साथ का डेटा यहाँ पर भी गिवन है और यहाँ पे कुछ और टर्म्स हमें बताए हुए हैं कि जैसे भाई टैक्स कलेक्शन का भी प्रोसेस सही नहीं रहा है ना, और इसके अलावा जो हमारे जो फिस्कल इम्पल्स है वो भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शुरुआत में दिखाई नहीं दिया है। फिर आपसे प्राइवेट कंजम्पशन की बात की जहाँ पे कह रहा है 56% हमारी पूरी जीडीपी का है, और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर का भी डेटा हमें यहाँ पे बता दिया गया है। आगे हमसे कह रहा है जब while inflation may be one reason for the subdued spendings, it is a fact that not enough jobs are being created because companies are not adding capacity in the absence of visibility on demand. अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो इनफ जॉब्स भी नहीं निकाले जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज कैपेसिटी को ऐड नहीं करना चाह रही हैं क्योंकि उनको भी डिमांड की विजिबिलिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। However, the central bank has chosen to leave the repo rate unchanged at 6%, indicating it is willing to allow growth to stay slower for longer and will stay focused on targeting inflation. आपको सवाल दिया गया था, समझ लीजिएगा लाइन को। उन्होंने चूज किया कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, 6% पे छोड़ देंगे। इंडिकेट वो क्या करते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं कि ग्रोथ को धीरे धीरे ही रहने दिया जाए लंबे टाइम के लिए, और वो फोकस करना चाहते हैं इस वक्त टारगेटेड महंगाई पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फोरकास्ट क्या करता है, फॉर ईयर 25 हैज बीन रेज्ड टू 4.8 फ्रॉम 4.5 अर्लियर, मतलब 0.3 ज्यादा, थैंक्स टू स्टिकी फूड इन्फ्लेशन। यहाँ पे तो 4.5 से कितना 4.8 वो रेज हुआ।
At the same time, the 4% inflation projection for the June 2025 quarter suggests a repo rate cut is possible in February. तो फरवरी तक अगर देखेंगे तो क्या होगा, वो कट मतलब कम होगा. दिस इज क्लियरली मच कंसर्न. यही अब प्रॉब्लम है, ऑल्दो नॉट आर्टिकुलेटेड क्लियरली, शब्दों में तो बताई नहीं गई. ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द रूपी वीकनिंग further if the dollar becomes stronger once the Trump administration is in place. And if we see sales of equities and bonds by foreign portfolio investors pick up pace, अगर डॉलर इसी प्रकार से बढ़ता रहा, साथ में हमारी इक्विटीज लाइक वो भी सेल होती रही, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर उन्होंने भी गति पकड़ ली, वो भी तेजी से करने लग गए, तो आने वाले समय में क्या है, ये हमारे लिए एक कंसर्न हो सकता है. रुपये की वैल्यू अगर गिरेगी तो ना. दैट इज पॉसिबली व्हाई द आरबीआई हैज चोजन टू कट द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर by 50 basis point to 4%. The 1.2 lakh crore of funds that will be freed up will come in handy as liquidity becomes tight in the coming months on the back of tax outflows. आरबीआई का जो फॉरेक्स इंटरवेंशन है इस पर वो क्या है, एंड पॉसिबल हाई कैश इन सर्कुलेशन, द हायर सीलिंग्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स ऑन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स. एक्सपर्ट का ये कहना है कि उससे बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी डॉलर को अट्रैक्ट करने में या डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि द रेट्स बीइंग ऑफर्ड नाउ आर ऑलरेडी बिलो द करंट कैप. उसके बढ़ने से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा. Nonetheless, अगर more liquidity should help keep interest rates at the shorter end of the curve in check, although yields on the benchmark went up to 6 basis point on Friday. यहाँ तक का ये डिटेल हम लोगों को मिल गया और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ से हम लोगों को मिल गए हैं ना. However, हमसे कह रहा है इट्स पॉसिबल डिपॉजिट रेट्स माइट हैव पीक्ड फॉर नाउ. अभी मतलब वो बढ़ जाएं. इट अपीयर्स दैट सेंट्रल बैंक विल कंटिन्यू टू रिजॉर्ट to infusing more liquidity into the system to keep rates in check rather than cutting the policy rate. तो पॉलिसी रेट काटने की बजाय, कम करने के बजाय वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना, और भी ज्यादा उसको यूज करना या उसमें डालना बनाना. इसका मतलब ये है कि lending rates linked to the external benchmarks will not come down just yet, though the rates based on the cost of funds might. With the bulk of the loan book linked to the external benchmark lending rate, however, there is no relief for borrowers just yet. उन्हें भी फायदा नहीं है जिन्होंने लोन लिया हुआ है. As such, it is hard to see credit growth picking up too much from the current levels of a little over 11%. Also, there is a need. हमें किस बात की जरूरत है कि एक पर्याप्त ड्यूरेबल लिक्विडिटी सिस्टम में आए, जिसकी वजह से मनी की जो कैश जो फ्लो है वो सही हो और हम इंश्योर कर पाए कि स्मूथ ट्रांसमिशन होता रहे किसी भी रेट कट पर भविष्य में आने वाले टाइम में. अगर हम लास्ट की समरी से एक बार ये समझने का ट्राई करें कि ओवरऑल जो हमारा लाइक समरी रहा है वो क्या रहा है, तो अभी तक ऐसा कुछ समझ में आए कि रिजर्व बैंक भी कमिटेड है कि वो इन्फ्लेशन को तो कम करना चाहता है ना. कितने परसेंट से शुरू में बताया था, 4% टारगेट से, लेकिन उसके अपने कुछ चैलेंजेस है. किसके साथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में. अब उसमें क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जो भाई हमारी जीडीपी ग्रोथ थी उसकी कुछ फोरकास्टिंग थी कि वो 6.6% तक सेकेंड क्वार्टर में होनी चाहिए, 5.4 तक, है ना, ईयर ऑन ईयर हमसे कह रहा था. लेकिन वहां पर कुछ हमारे कंसर्न्स भी थे, जैसे कि हमसे कह रहा था कि बहुत ही हमारा जो क्रेडिट फ्लो है वो बहुत स्लगिश है, ढीला ढाला सा है, अर्बन कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहां पे कम है, लाइक मनी की वहां पे प्रॉब्लम है. रबी की जो खेती है, जो बीज है वो लेट बोया जाएगा, जिसकी वजह से रूरल रिकवरी में भी हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी और जो टैक्स कलेक्शन होगा वो भी स्लो होगा, है ना. फिर हमसे कह रहा था कि जो हमारा भाई प्राइवेट कंजम्पशन होगा वो भी ढीला ढाला सा ही रहेगा. तो राइजिंग कितना होगा हमारे क्वार्टर बेस में, अराउंड 6% के आसपास होगा. अब इसमें जॉब क्रिएशन की बात हुई थी और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हुई थी, है ना. इसके बाद में जो हमारा लाइक लास्ट के पैराग्राफ्स थे वहां पर आरबीआई के रेट्स के बारे में बात कर रहा था कि भाई हमने अपने जो रेपो रेट्स उन्होंने वो उनको अनचेंज रखा, 6% पे ही रखा, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो 4 ईयर 25 का इन्फ्लेशन फोरकास्ट था वो 4.8% के आसपास हमारा रहा था. ठीक है, ये वाला था हमारा
इसके जस्ट लास्ट टू लास्ट वाला पैराग्राफ से, ठीक है? राइट? इसके अलावा यहाँ से और क्या हम लोगों ने समझा? अब जो हमारा रेपो रेट है, अगर हम लाइक एंटिसिपेट करें अगले कुछ समय टाइम में, तो कंसर्न यही है कि हमारा जो रुपी था, वो क्या हो रहा था? वो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा था, है ना? रुपी क्या था? वो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा था और उसकी वजह से एक और हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा था हाँ, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ भी हमारे भई यहाँ पे बन रही थी। अब अगर हम इस लिक्विडिटी चैलेंज को देखें, तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक पॉइंट था यहाँ पे हमारा ये वाला, कट द कैश रिजर्व रेशियो, है ना? इसको कितना किया? इसको उन्होंने अपना 50 बेसिस पॉइंट तक रखा और रिलीज़ किया 1.2 लाख करोड़ रुपीस किसमें? हमारे सिस्टम में। ऑल्दो अगर इस पूरे के पूरे टर्म को देखा जाए, तो ये अभी भी क्या नहीं कर रहा है, जो पैसा ले रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, तो सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाइए, समरी वाले पे, ये वाला हम ये, है ना? यहाँ पर सबसे लास्ट की समरी में अगर देखें, तो यही था कि करंटली एट अराउंड 11% इज़ अनलाइकली टू इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली क्योंकि ड्यूरेबल लिक्विडिटी और हमें बेटर रेट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी। चलो, ये हमारा पैसेज है, काफ़ी बड़ा है, बहुत लेंथी पैसेज था। ऐसे ही पैसेज आपको तैयार करने हैं, तो ऐसे ही मुझे आपको कराने भी पड़ेंगे। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इतना पढ़ने के बाद आप मुझे आंसर ऐसे ही बता दोगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाई माइट प्राइवेट कंजम्पशन इन इंडिया रिमेन स्लगिश? अब इसका देखो रीज़न क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन मतलब कंपनीज़। इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ इनकम? नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्करेज करती कंज्यूमर स्पेंडिंग? नो। फिस्कल इम्पल्स बजट का स्ट्रांग नहीं है। कंपनीज हेजिटेंट थी क्योंकि उनको नहीं पता कि आने वाली डिमांड कितनी ज़्यादा रहने वाली है। तो इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। व्हाई हैज़ द आरबीआई डिसाइडेड कि वो अपने रेपो रेट को चेंज क्यों नहीं करेंगे? भाई क्लियर था, क्योंकि वो क्रेडिट ग्रोथ को क्या करना चाहते हैं? स्टिमुलेट करना चाहते हैं इकोनॉमी में। तो बाकी के सब गलत हो जाएँगे, सिंपल सा क्रेडिट ग्रोथ टर्म आपको गिवन है, इसलिए उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। पॉसिबल रीज़न क्या बनेगा कि आरबीआई ने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट्स तक लाइक कट कर दिया था। तो भाई क्लियर इसका यही बनेगा हमारा कि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई और भी ज़्यादा जो लिक्विडिटी है ना वो मतलब वो फ्री की जाए और आने वाले टाइम में चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर हो जाए, स्मूथ हो जाए, है ना? तो वो रिड्यूस करना चाहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर को, फूड प्राइसेस तो बिल्कुल भी सही नहीं है। टू फ्री अप लिक्विडिटी टू एड्रेस टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस इन कमिंग मंथ्स इज़ ओके। सिग्नल करते हैं इमिनेंट रिडक्शन इन रेपो रेट को, डायरेक्टली बूस्ट करते हैं क्रेडिट ग्रोथ एंड रूरल एरियाज़ को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए यहाँ से हट गया तो बचा हमारा बस बी। बी इज़ द राइट आंसर। 22nd पे आओ। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द 4% इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर जून 2025 एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेपो रेट कट इन फेब्रुअरी? अच्छा, ओके। तो इसका जो एक मेन रिलेशन है वो क्या निकलेगा? द प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन सजेस्ट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर अ रेपो रेट कट। बिल्कुल, बिल्कुल होगा भैया, है ना? इसीलिए तो ये चीज़ मतलब है, इसलिए तो सोचा है। अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा तो रेपो रेट कट विल लाइकली अकर सूनर। नहीं, इस हम ये सोच के थोड़ी इसको घटा रहे हैं ना, ये सोच के थोड़ी कर रहे हैं, नहीं। द आरबीआई विल कट द रेपो रेट ओनली इफ इन्फ्लेशन एक्सीड्स 4% नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। आपसे पूछे डायरेक्टली रिलेशनशिप कैसे बनेगा? A rate cut will be postponed as inflation projections are unreliable, not at all. Option number A makes the most sense, so it should be our right answer. नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट माइट एक्सप्लेन द आरबीआईज़ कंसर्न अबाउट द रूपी वीकनिंग फर्दर? बहुत क्लियर था, हमें बताया गया था कि भाई अगर वो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर आएगा, मतलब वो गवर्नमेंट भाई जीती है, तो उसके बाद में डॉलर का जो स्ट्रांग होना है वो तो एकदम क्लियर है, तो उस वजह से रूपी जो है वो वीक हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर बिना किसी डाउट के। बाकी के इतने स्ट्रांग रीजंस नहीं बन सकते, तो ये 1 रुपए को लेके हमारा कंसर्न है। अगले पे आओ। हाउ डज़ द आरबीआईज़ फॉरेक्स इंटरवेंशन कंट्रीब्यूट टू लिक्विडिटी प्रेशर? अच्छा, तो भाई ये तो क्लियर था ना कि जो इससे ये होगा कि हमारी जो यहीं की जो नीड्स है ना वो कंप्लीट हो पाएँगी, है ना? और वो कब होंगी? जब हमारे पास जो कैश का फ्लो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो क्या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर देना चाहिए इक्विटी में? नहीं।
इससे लाइक उस इंटरवेंशन से हमारे लिक्विडिटी प्रेशर को कोई बेनिफिट नहीं। क्या इन्फ्लुएंस करना चाहिए कैश फ्लोज को डोमेस्टिक इकोनॉमी में? यस, बिल्कुल करना चाहिए। क्या लिमिट एक्सेस कर देना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को? नो। इससे हमारे लिक्विडिटी प्रेशर में कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ है ना? बाय कर्बिंग इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस? नॉट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फिर से। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। व्हाई माइट बोरोवर्स नॉट सी इमीडिएट रिलीफ इन लेंडिंग रेट्स डिस्पाइट टू सीआरआर कट? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पे काम नहीं किया गया। कुछ ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे सेट चीजें थी जिन पे बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया। तो मोस्ट लोन रेट्स आर लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स दैट रिमेन अनचेंज्ड। The RBI has prioritized inflation control over reducing borrowing cost नहीं, ये नहीं जाएगा। बैंक्स रिलक्टेंट थे लोअर इंटरेस्ट रेट्स के लिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऐसे कोई भी एक्साइटिंग ऑफर्स का जिक्र हमारा पैसेज नहीं करता है। Free liquidity is insufficient to influence lending rates. We can't say anything because it is not in the passage. So A becomes the most suitable answer. बहुत बड़े से हमारे लेंदी से पैसेज को हमने किया है सॉल्व और बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चंस की ओर। चलो अब हमारे पास आता है एक बहुत ही प्यारा सा क्लोज टेस्ट। आई नो आप थोड़े टायरिंग हो गए होंगे, बट ये भी हमें करना है, ठीक है? चलो। कल्चरल हेरिटेज इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ सोसाइटीज आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव मेमोरी। भाई सही बात है ना, कल्चरल जो हेरिटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है एक सोसाइटी की आइडेंटिटी का और हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का। इट encompasses tangible artifacts such as monuments and artifacts as well as intangible elements। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें अपने इतिहास का पता कैसे चलता है? धरोहरों का पता कैसे चलता है? मॉन्यूमेंट से पता चलता है, लैंग्वेज से, नॉलेज से, सिस्टम से, इन सब से हमें चीजों का आइडिया होता है ना। अगला हमसे कह रहा है कि हाउएवर द प्रिजर्वेशन, अभी जो इसको जो संभाल के रखा जाता है ऑफ कल्चरल हेरिटेज फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस। अभी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई अर्बनाइजेशन होता है तो वो सोचते हैं कि भाई जो ये है ये जगह ज्यादा ले रहे तो इससे कम कर दो। साथ में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो भी बहुत जरूरी होता है ना भाई, वो होता ही है। और अगर हमने उस पर काम नहीं किया तो वो और भी ज्यादा धरोहरें बेकार हो जाती है। टू इफेक्टिवली दीज इश्यूज, अब इन इश्यूज को क्या करना है आप समझ गए होंगे। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करनी चाहिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कंबाइनली इस पे काम कर सके। तो पहला तो बहुत क्लियर है, क्या है? हमें क्या करना है? हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करना है या इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है। तो पहले के ऑप्शन देखो। एड्रेस, एग्जैस्परेट, अंडरमाइन, नेग्लेक्ट, ट्रिविलाइज। ये तो बहुत इजी है। बाकी के चारों वर्ड तो भाई नेगेटिव हो जाएंगे। एग्जैस्परेट किसी भी चीज को और खराब कर देना है ना, वर्सन कर देना। अंडरमाइन सेम, नेग्लेक्ट नेगेटिव, ट्रिविलाइज नेगेटिव। चारों के चारों वर्ड्स नेगेटिव हैं, सबका मीनिंग सेम ही है। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 1, हमें इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बी में आओ। पब्लिक अवेयरनेस ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल रोल। भाई अगर पब्लिक अवेयरनेस हो तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एज कम्युनिटीज मस्ट द वैल्यू ऑफ देयर हेरिटेज टू सेफगार्ड इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम अपने इतिहास की रक्षा अभी नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में कैसे पता चल पाएगा, है ना? तो कम्युनिटीज को क्या करना चाहिए? डिसरिगार्ड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए? मे बी। डिसमिस कर दें? नहीं। चैलेंज कर दें? नहीं। अपोज कर दें? नॉट एट ऑल। उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें इस चीज को जान पहचानना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। फर्दरमोर इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बहुत जरूरी होता है टू रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। हमें उनके रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं और हमें उनका एक्सपर्टीज भी चाहिए होता है, इंश्योर करते हुए कि जो प्रिजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। हम ऐसे भी ना धरोहर को बचा लें कि उसमें हमारे बहुत बहुत टू मच खर्चा भी हो जाए और वो बाद में प्रॉपरली रखे संभले भी ना जाए, है ना? तो ऐसा भी नहीं हम लोग कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें एसेंशियल टू व्हाट, हमें रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को लेना है, इकट्ठा करना है। होल्ड, होल्ड तो देखो नहीं जा सकता है ना, इट इज यूज फॉर, आप इससे बोल दो कि ये रिसोर्सेज के साथ में यूज नहीं हो सकता है ना। स्क्वेंडर तो नॉट एट ऑल, इतना नेगेटिव वर्ड क्यों लगाएंगे? इसका मतलब होता है वेस्ट करना रिसोर्सेज को, टाइम को, मनी को।
पूल चाहिए क्या हमें? बिल्कुल चाहिए। हमें लाइक इकट्ठा करना है तो पूल बिल्कुल जा सकता है। रेस्ट्रिक्ट कर दें नॉट एट ऑल और मोनोपोलाइज़ कर दें तो मोनोपोली क्यों बनाएँगे? तो येस टू पूल इनको लाइक साथ रखने के लिए। एंश्योरिंग दैट प्रिजर्वेशन एफर्ट जो है वो सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। नेग्लेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज कैन लीड टू अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेशन। अब किन किन चीजों का नुकसान हो सकता है इससे, है ना? तो एक तो भाई आइडेंटिटी खो जाएगी और क्या खो जाएगा? सोशल कोहेशन लिखा है। अब देखो जो भी यहाँ पे वर्ड हमारे पास आना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए जो कैसा हमें मीनिंग दे, इसके मिला जुला। तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डिसरप्ट सोशल कोहेजन। यहां पर भी आपके पास में क्या लिखा है? लॉस लिखा है। ऐसा ही वर्ड आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप पैरेललिज्म को फॉलो करते हो तो वर्ड्स हमेशा सिमिलर लगाते हो। स्ट्रेंथ पॉजिटिव, एनहेंस पॉजिटिव, रिस्टोर एंड हार्मोनाइज। एक ही वर्ड आपके पास बचा था तो ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम्फेसाइज करेंगे नीड, किस बात की नीड को? प्रोएक्टिव मेजर्स की, बहुत ध्यान से एक्टिवली इसके लिए कुछ किया जाए। बाय इन्वेस्टिंग इन कल्चरल प्रेजर्वेशन सोसाइटीज कैन a sense of pride and continuity while fostering mutual understanding among diverse population। तो क्या चाहिए? कैन के बाद हमें चाहिए वर्ब और हमें चाहिए एक पॉजिटिव वर्ब, है ना? क्योंकि हमारा सेंटेंस ये पॉजिटिव बना है। अगर हम कल्चरल प्रिजर्वेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो सोसाइटीज क्या करती हैं? लाइक इस चीज को फील करती हैं कि कितने गर्व की बात है, कितना अच्छा लगता है। तो इरोड लगाएंगे तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, हटा दीजिए। इसका मतलब होता है खत्म करना, किसी भी चीज को कमजोर कर देना। इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है? डिमिनिश, खत्म, सप्रेस, क्वेश्चन नहीं, इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के अंदर किसी फीलिंग को जगा देना या किसी को उस भावना को फील करा देना। चलो, हाँ, तो ये था हमारा एक मॉक। काफी टाइम लगा करने में बट कोई बात नहीं। तो प्लीज आप मुझे इस वीडियो में जरूर बताना लास्ट में कमेंट में कि आपका आज का इस सेशन का स्कोर क्या रहा। मेरे बताने के पहले आपने खुद ने आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस को सही सही लगा लिया था, ठीक है? चलो, आई वेट एंड कमेंट्स में मैं चेक करूंगी आप सभी के कमेंट्स एंड आई रिप्लाई एज वेल। सो बाय बाय, टेक केयर, यू विल गेट अनदर सेशन टुमारो। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।